तो सैंपल पेपर के सेक्शन बी में आज हम लोग सॉल्व करते हैं। देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ रूट टू के लिए, बाकी इसी पे डिपेंड करता है। रूट थ्री रूट फाइव आपको दिखाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला काम ये करना होता है कि जो यहाँ पे इरेशनल नंबर है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाना है रूट टू इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए सबसे पहले आप काम करिएगा, ठीक है ना, कि इसको एज्यूम कर लेते हैं कि रूट टू क्या है, इरेशनल ना होकर रेशनल है। ठीक है ना, एज्यूम कर लेते हैं कि आपका रेशनल है। ठीक है, तो प्रूफ लिखते हैं यहाँ पे। पहले आप यहाँ पे प्रूफ लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद से हमें दिखाना है, हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कि ये आपका रेशनल है। लेट अस अज्यूम दैट, क्या करना है, एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम, ठीक है, रूट टू रूट टू इज रूट टू इज रेशनल। ठीक है, रूट टू क्या है, रेशनल। लेट कर लेते हैं। तो अगर रूट टू आपका रेशनल है, अगर हमने एज्यूम कर लिया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेगा। रेशनल नंबर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी को, जितने भी उसकी प्रॉपर्टी है, उसका डिफिनीशन है, उन सबको क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, तो अगर हमने लेट किया है, एज्यूम किया है कि रूट टू आपका इरेशनल है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, रेशनल का प्रॉपर्टी दिखा देना है। ठीक है, तो रेशनल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी रेशनल नंबर को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब रूट टू को भी हम क्या कर सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ कंडीशन मैं ऐड करना चाहूंगा कि पी क्यू, पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। आर इंटीजर्स, ठीक है, पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये बेसिक प्रॉपर्टी है रेशनल होने के लिए। ठीक है, इसमें एक टर्म और मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, क्योंकि हमें यहाँ पे दिखाना है, प्रूव करना है कि रूट टू आपका इरेशनल है। तो मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना चाहूंगा, और यहाँ पे मैं एक कंडीशन और ऐड कर देना चाहता हूँ कि पी एंड क्यू क्या हो, को प्राइम। पी और क्यू क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पी और क्यू में, पी एंड क्यू में, पी और क्यू में वन को छोड़ के और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। पी और क्यू में वन को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन और भी बता सकते हैं कि एचसीएफ इसका वन हो। एचसीएफ पी क्यू क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये सारे एज्यूम कर लिए कि आपका रूट टू क्या है, रेशनल नंबर है, और उसमें हमने क्या कर दिया, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दी, और हम यहाँ पे लिख लिए पी क्यू आपका इंटीजर है, पी क्यू आपका को प्राइम है। इसका मतलब ये हो गया कि को प्राइम अगर है तो इसके जो फैक्टर होंगे वन को छोड़ के और कुछ नहीं हो सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ठीक, दोनों साइड में हम स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों साइड में स्क्वायर करोगे तो रूट टू का भी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर पी अपॉन क्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्यू को इधर भेज दीजिए, जब दूसरे साइड भेजोगे तो हो जाएगा टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब जरा ध्यान से देखिए, इधर पी स्क्वायर की वैल्यू आप देखोगे तो टू के फॉर्म में है, टू के मल्टीपल के फॉर्म में है। और हम जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर टू के मल्टीपल के फॉर्म में है तो क्या होगा, टू से डिविजिबल होगा। और कोई भी नंबर टू के मल्टीपल के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, टू से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है ना, कोई भी नंबर अगर टू के मल्टीपल में है तो टू से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये है कि पी स्क्वायर डिवाइड्स बाई टू। ठीक है ना, पी स्क्वायर जो है टू से डिवाइड है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयर फोर ध्यान समझिएगा, टू डिवाइड्स टू डिवाइड्स टू डिवाइड्स कितना हो जाएगा, टू डिवाइड्स पी स्क्वायर। पी स्क्वायर को टू डिवाइड्स कर रहे हैं, क्योंकि पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, टू क्यू स्क्वायर आई थी, जो कि मल्टीपल ऑफ टू था। यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, जो कि मल्टीपल ऑफ टू था। ठीक है ना, उसकी वैल्यू क्यू स्क्वायर क्या आई थी, जो कि मल्टीपल ऑफ टू था। ठीक है ना,
तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि देयरफॉर 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि 2 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 जो होगा पी को भी डिवाइड करेगा, एंड सो 2 डिवाइड 2 डिवाइड्स पी, ठीक है ना। पी को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर p जो है 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो हम लेट कर लेते हैं कि p को कोई एक नया टर्म दे देते हैं जो कि 2 के मल्टीपल में है, जैसे 2k दे दिया, ठीक है ना, p इक्वल टू 2k। अब जरा देखिए हमारे पास क्या था, 2q स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर था, ठीक है ना। यहाँ पे p की वैल्यू हम लोग रख लेते हैं, यहाँ पे हम p की वैल्यू रखते हैं तो देखते हैं क्या आ जाता है। 2q स्क्वायर इक्वल टू 2k का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब इसको आप लिख सकते हो 2q स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर, ये आपका कट गया, 2 हो जाएगा। क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2k स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2k स्क्वायर। यहाँ भी देखिए क्यू स्क्वायर भी जो है 2 के मल्टीपल के फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि डिवाइड्स 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, एंड सो 2 डिवाइड्स 2 डिवाइड्स क्यू, ठीक है ना। 2 जो है क्यू को भी डिवाइड कर दे रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए, हमने जो लेट किया था उसमें ये बताया था कि P और Q जो है को प्राइम है। P और Q क्या है, को प्राइम है। और को प्राइम में 1 को छोड़ के कोई और नंबर डिवाइड ही नहीं कर सकता, उसका को फैक्टर 1 होना चाहिए, ठीक है ना। बट यहाँ पे हमने देख लिया कि 2 जो है P को भी डिवाइड कर रहे हैं और Q को भी डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। P जो है आपका 2 जो है P और Q दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो जो हमने लेट किया है वो तो गलत लेट हो गया ना, ठीक है। ठीक है, दोनों गलत लेट कर दिए हमको क्या लेट करना था, हमें लेट किया कि √2 रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो सारे कंडीशन अलाउ होने चाहिए, ठीक है ना। पी हमने लिया कि पी और क्यू जो है आपका को प्राइम है, तो 1 उसका को फैक्टर होना चाहिए, ठीक है ना, दोनों में कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि पी और क्यू जो है इसका मतलब क्या है, 2 डिवाइड्स, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2 डिवाइड्स पी एंड क्यू बोथ, ठीक है ना, which contradicts our assumptions, which which contradicts our assumption, ठीक है ना। जो हमने एज्यूम किया था उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दे रहा है, गलत साबित कर दे रहा है। जो हमारा एजम्पशन था उसको गलत साबित कर देता है, ठीक है ना। कॉन्ट्रडिक्ट है, इसका मतलब ये है कि √2 जो है क्या है, √2 इज नॉट रेशनल नंबर। √2 जो है नॉट रेशनल, तो रेशनल नहीं है तो क्या है भाई, रेशनल नहीं है तो इसका मतलब √2 इज इरेशनल। इसका मतलब क्या है, √2 जो है आपका इरेशनल नंबर, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। इस तरह से हम कोई भी नंबर को इरेशनल शो कर सकते हैं, जैसे √3 को भी इसी तरह से, √3 हो गया आपका, √5 हो गया, इन सबको भी इसी तरह से इरेशनल नंबर के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या है, जरा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पॉइंट P डिवाइड्स AB, पॉइंट P जो है AB को डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है, इन द रेशियो 2:3, रेशियो 2:3 में डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यहाँ ध्यान देख लीजिए 2:3, एंड पॉइंट Q डिवाइड्स इन द रेशियो 4:1, ठीक है ना, 4:1। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप 4:1 रेशियो दिखा सकते हैं अगर कांस्टेंट के फॉर्म में है। हमने कोई कांस्टेंट ले लिया, सपोज करिए के ले लिया, तो ये आपका रेशियो ये हो सकता है, ठीक है ना डी। और नीचे में क्या हो जाएगा, 2k ले सकते हैं, 3k ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से रेशियो में हमने कांस्टेंट में चेंज कर दिया। आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे रेशियो को कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है ना। अगर हम इस केस में अगर एपी निकालना चाहें, एपी की वैल्यू निकालना चाहें, ए डिस्टेंस एपी, तो क्या हो जाएगा, ये रेशियो आपका, तो इसको आप लिख सकते हैं 2k/5k, कांस्टेंट में चेंज कर लिया। अगर पी भी निकालना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 3k/5,
5k हो गया, ठीक है। इसके बाद से अगर डी क्यू निकालना चाहे तब क्या होगा, डी क्यू आपका हो जाएगा 4k अपॉन 5k हो जाएगा। और सिमिलरली आप यहाँ पे क्यू सी निकालना चाह रहे हैं तो 1k अपॉन 5k हो गया, ठीक है। तो हमने इस रेशियो को कांस्टेंट में लेके उसको पार्ट में ब्रेक कर लिया, ठीक है। ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, हमने ऐसा कर लिया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, हमारे क्वेश्चन में जो दिया गया उसको पढ़ते हैं फिर से और फिर आगे समझते हैं, ठीक है ना। हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब जरा देखो, हमें निकालना क्या है, प्रूव दैट ओ सी इज हाफ ऑफ ए बी। मतलब ओ सी कहाँ गया है, ओ सी, ये जो है ओ सी जो है हाफ ऑफ ओ ए का हाफ है, ठीक है ना। तो हम बात कर लेते हैं, ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, ठीक है। दो ट्राइंगल है और दोनों ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। अब आते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा, ए ओ पी, ए ओ पी एंड ट्रायंगल, यहाँ पे एक और ट्रायंगल दिया गया है सी ओ क्यू, सी ओ क्यू आपका ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को देखते हैं, ये क्या ट्रायंगल सिमिलर है। तो दो ये ट्रायंगल जो होगा सिमिलर होगा। ट्रायंगल ए ओ पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ क्यू। अब भाई क्यों सिमिलर होगा, सिमिलर के कंडीशन क्या होते हैं। तो सिंगल सिमिलर के कंडीशन दो तीन कंडीशन होते हैं, जिसमें से एक कंडीशन होता है एंगल एंगल सिमिलरिटी, साइड साइड सिमिलरिटी, ठीक है ना, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। तो इसमें देखते हैं क्या क्या सिमिलर है। तो यहाँ पे हमारा जो होगा एंगल एंगल सिमिलरिटी हो जाएगा, ठीक है ना, एंगल एंगल सिमिलरिटी हो जाएगा, ठीक है, सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी हो जा रहा है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कौन सा एंगल भाई, तो एक एंगल आपका ये हो गया, अपोजिट एंगल लिख सकते हैं, एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल सी ओ क्यू। कोई दिक्कत, अपोजिट एंगल यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहते हैं, ठीक है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल कह सकते हैं, अपोजिट एंगल कह सकते हैं, ठीक है, अपोजिट एंगल हो गया, ये सबको वर्टिकली अपोजिट हो गया, ये आपको भी पता है, ठीक है। दूसरा एंगल कहाँ से मिलेगा, तो दूसरा एंगल आपका ए एंगल हो जाएगा, ए एंगल क्यू पे बना ए। अब आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम में तीसरी लाइन जो दोनों पैरेलल लाइन को कट करती है तो ट्रांसवर्सल बनता है। तो ये एंगल जो क्या हो जाएगा आपका अल्टरनेट एंगल हो गया, ये एंगल क्या हो जाएगा अल्टरनेट हो गया। देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ओ क्यू सी इक्वल टू एंगल ए पी ओ, ए पी ओ, दोनों एंगल है आपका ओ क्यू सी और ए पी ओ, ठीक है ना, अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल, अल्टरनेट एंगल, कौन सा एंगल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल होगा, ठीक है ना। तो भाई एंगल, दो एंगल तो मिल ही गया, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो बाई सीपीसीटी से हम क्या कह सकते हैं, बाई सीपीसीटी या करस्पॉन्ड सीपीएसटी कह सकते हो, यहाँ कॉन्ग्रुएंट के लिए सीटी लगाते हैं, यहाँ पे सीपीएसटी आप कहेंगे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल कह सकते हैं, नहीं भी कहो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बाई सीपीएसटी कह सकते हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल के दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट होते हैं, इनके साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, ठीक है ना, ए पी, ए पी अपॉन क्यू सी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ क्यू अपॉन ओ पी, ठीक है ना। क्या लिखा हमने, ध्यान से देखिएगा, कोई भी ट्रायंगल है तो ए पी अपॉन क्यू सी लिख दिया, ठीक है, क्यू सी, ए पी हो गया आपका ये, ए पी अपॉन क्यू सी हो गया। चलिए दूसरा हमने लिया ए ओ और ओ सी हो गया। तीसरा लाइन हमको लेना है ओ पी, तो ओ पी अपॉन ओ क्यू, ठीक है। तीनों साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, हमने इक्वल दिखा दिया। हमें क्या प्रूव करना था, प्रूव करना था ओ सी और ओ ए में रिलेशन, ठीक है ना, ओ सी आपका ओ ए में रिलेशन, ठीक है। तो मैं इन दोनों को उठा लेता हूँ, इन दोनों टर्म को उठा के देखता हूँ क्या कंडीशन आते हैं, ठीक है। तो इसको जब आप टर्म को उठाएंगे तो यहाँ देखिए, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ध्यान से समझो, ठीक है। तो एक कंडीशन आपका ये हो जाएगा, एपी, एपी की वैल्यू क्या है 2k, क्यू सी की वैल्यू क्या है 1k इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, ठीक है। के से के आपका कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 2 इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, ओ सी को दूसरे साइड भेज दीजिए, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका ए ओ इक्वल टू 2 ओ सी, ए ओ इक्वल टू 2 ओ सी,
यही हमें प्रूव करना था कि ओ सी इज द हाफ ऑफ ओ ओ ए, ठीक है ना। टू को इधर भेज दीजिए। ऐसा अगर और आपको कंफर्म रिजल्ट चाहिए थे तो 1/2 ए ओ इक्वल टू ओ सी, यही प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया, ठीक है। ध्यान से देखो, 1/2 ए ओ इक्वल टू ओ सी, ठीक है ना। तो एक एक करके एक स्टेज मैंने समझा दिया है, बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इसमें दिया है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट P है और एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए हैं सर्कल पे पी ए और पी बी, ठीक है ना। और टू टेंजेंट पी और पी बी अब ड्रॉन कर लिया गया है सर्कल विद सेंटर ओ। यहाँ पे कोई सेंटर है, ओ सेंटर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सेंटर ओ हो गया एट अ पॉइंट ई, ठीक है ना। ऑन द सर्कल ए टेंजेंट इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट पी ए। पी ए को इंटरसेक्ट करने वाला एक टेंजेंट है। ई पे सर्कल को पॉइंट ई पे क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है, टच करके पास कर रहा है, ठीक है। ई पे सर्कल टेंजेंट इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट पी ए एंड पी बी एट ए सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एट सी एंड डी रेस्पेक्टिवली इफ पी ए इक्वल टू 10, पी ए इक्वल टू कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, मतलब पी ए की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितना दी है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी। कौन सा ट्रायंगल है, पी सी डी, तीनों ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं, तीनों साइड का सम होता है ना। मतलब किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर अगर निकालना हो, ठीक है, तो उसका क्या करेंगे, तीनों साइड का सम करेंगे, यही तो फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए हमने पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल पी सी डी का अगर पेरीमीटर निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, यही तो लिखेंगे पी सी प्लस सी ई प्लस ई डी प्लस डी पी। लिखा कि नहीं लिखा, देखिए चारों पॉइंट को ऐड कर देंगे तो उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। पेरीमीटर का मतलब किसी भी फिगर का पेरीमीटर उसकी बाउंड्री की लेंथ की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पेरीमीटर निकालने का तरीका, ठीक है। अब हमें पता करना क्या है कि पीसी की वैल्यू क्या है, सीई की वैल्यू क्या है, ईडी की वैल्यू क्या है और डीपी की वैल्यू क्या दिया है, ठीक है ना। यही हमें निकालना है, ठीक है। एक थ्योरम हम लोग पढ़े थे, याद होगा अगर आपको, कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल पे मैक्सिमम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। एक आपका पी ए हो गया, दूसरा आपका पी बी होगा, और दोनों की लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है ना, पी ए इक्वल टू पी बी, दोनों की लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ऐसा हमें प्रूव भी किया है, ठीक है ना। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया है तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें निकालना है पी सी सी ई डी और टीपी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एक काम करिए जरा, अगर सी से टेंजेंट की बात करें, यहाँ ध्यान से देखिए, सी से अगर टेंजेंट की बात करोगे तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हैं कि ए सी इक्वल टू सी ई, ए सी इक्वल टू सी, ये भी क्या है, टेंजेंट ही है। लेंथ लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है ना, और किस पॉइंट से, फ्रॉम सी, सी पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ। सिमिलरली ई डी इक्वल टू बी डी हो जाएगा, ई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी हो गया, ठीक है ना। ये भी आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट से भाई, डी पॉइंट से। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम हो, क्योंकि ये भी सर्कल का बाहर है तो ये भी आपका एक्सटर्नल पॉइंट में हो जाएगा। तो हम ए सी इक्वल टू सी लिख सकते हैं और बी डी इक्वल टू ई डी इक्वल टू बी डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इस इक्वेशन में, इसका नाम दे दिया है इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में हम वैल्यू रख सकते हैं, जैसे सी के जगह पे क्या रख सकते हैं, सी के जगह पे आप रख दो, सी की जगह पे ए सी रख दो, ठीक है ना। तो सी की जगह पे ए सी रख देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी इक्वल टू पी सी, पी सी को ऐसे रहने देते हैं, प्लस सी के जगह पे हम लिख सकते हैं ए सी, प्लस ई डी के जगह पे क्या लिख देते हैं, ई डी की जगह पे लिख देते हैं बी डी, प्लस
पी डी या डीपी जो भी यहाँ पे लिखे हैं हमने लिख देता है, ठीक है ना, डीपी। ओके, अब जरा देखिए पीसी और एसी को जब ऐड करेंगे तो एसी और पीसी को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पीए, ये हो जाएगा पीए, प्लस बीडी और डीपी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीबी, ये हो गया पीबी। और हमने पढ़ा है कि दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है, ठीक है ना। तो दोनों की लेंथ इक्वल है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 PA, ठीक है ना। और पीए की वैल्यू दी गई है 10, तो यहाँ पर रख लीजिए 10, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। आंसर आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 24। आते हैं इसके सॉल्यूशन पे, ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a प्लस बी इक्वल टू √3, यहाँ पे tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया गया है और tan a माइनस बी इक्वल टू दिया है 1/√3, ठीक है। और एक कंडीशन और दिया है कि दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, मतलब एक्यूट एंगल होना चाहिए। और एक कंडीशन सेकंड और दिया है कि a इज ग्रेटर देन b, a जो है b से क्या है, ग्रेटर है, मतलब ए की जो वैल्यू लेंगे हम बी से ज्यादा लेंगे। अगर दोनों का सम 90 है तो ए जो भी होगा ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल ए 60 हो सकता है, ए आपका 90 हो सकता है, और बी उससे लेस हो सकता है, 45 हो सकता है, 30 हो सकता है, मतलब ए ज्यादा होगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्या दिया है, गिवन है tan tan a प्लस बी, tan a प्लस बी आपका दिया है √3, ठीक है ना। अब जरा याद करिए कि tan a प्लस बी √3 की ये दिया गया है, तो tan की किस वैल्यू के लिए √3 आता है, tan की किस एंगल की वैल्यू के लिए √3 आता है, ठीक है ना। तो √3 आपका 60 के लिए आता है, ठीक है ना। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो याद कर लेना, यहाँ पे 60 के लिए आता है। इसका मतलब ये है कि a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, आपका इक्वेशन 1। ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्यों tan 60 की वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। एक इक्वेशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3 किसके लिए होता है, 30 डिग्री के लिए, ठीक है ना। तो ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो ऐड कर देते हैं, ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 और 2। अगर आप पूछेंगे सर ऐड क्यों करना है, तो सिंपल सी बात है, अगर ऐड करेंगे तो एक टर्म क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। एक टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है ना। a माइनस बी इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री हो जाएगा। ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री होगा। दोनों को ऐड करिए, बी वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो बी वाले टर्म कैंसिल हो गए तो क्या बचा, 2a इक्वल टू 90। दोनों को सम कर दिए तो 90 आ गया, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो a इक्वल टू 45 हो गया। a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पहले इक्वेशन में ले लो, दूसरे इक्वेशन में ले लो, जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है ना। a की वैल्यू आप कोई भी इक्वेशन में ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले इक्वेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 माइनस 45, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 डिग्री होगी, ठीक है ना। 15 मतलब 15 डिग्री हो गई, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू निकल गई। ए आपका क्या आ गया, ए की वैल्यू देख लीजिए, ए की वैल्यू आ गई है 45, ए की वैल्यू 45 हो गई, और बी की वैल्यू आपकी हो गई, बी की वैल्यू क्या हो गई, बी की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 15 डिग्री। और दोनों को आप सम करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो 45 और 15 क्या होता है, 60। दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। इसके लिए आपको जरूरी क्या है कि आप वैल्यू याद रखो। इस तरह के क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, ठीक है। मैं अभी बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, बोर्ड में आने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
24 हो गया। अच्छा, इसमें क्या है कि ऑप्शन भी है, 24 में एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी है, इसको भी देख लेते हैं और करके, क्योंकि इसमें होता क्या है ना, सेक्शन बी में आपके बोर्ड के एग्जाम में ना, सेक्शन जो भी है बी सी, उसमें दो ऑप्शन में क्वेश्चन रहेंगे, दो ऑप्शन चॉइस रहेगा आपके पास, और दोनों में से किसी एक को आपको करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। ये आते हैं ऑप्शनल में, ठीक है। ऑप्शनल क्वेश्चन में हम आते हैं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, इसके लिए तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए आप सीधे वैल्यू पुट कर देने हैं, ठीक है ना। वैल्यू आपको याद होने चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना है, वैल्यू याद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, कॉसेक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कॉसेक की बात कर रहे हैं, तो कॉसेक की बात करोगे तो यहाँ पे दिया है कॉसेक 30 डिग्री, ठीक है ना। तो बच्चों आपको कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो एटलीस्ट इसको साइन में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/sin 30 डिग्री, ठीक है ना। साइन को तो याद ही होगा, साइन की 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो 1/2 का उल्टा कर सकते हैं, तो 1/1/2, टू को ऊपर भेज दो, वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो अगर किसी बच्चों को ना, मतलब जैसे कॉसेक का, सेक का, कॉट की वैल्यू नहीं याद है, तो आप साइन कॉस टेन की वैल्यू याद करके और उसमें वैल्यू रख दो, एक्सचेंज कर लो, तो कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 हो गई, ठीक है। अब आते हैं साइन 60 पे भी, तो साइन 60 की वैल्यू देख लो, ठीक है ना। अगर आपको टेबल याद है तो अच्छी बात है, ठीक है, याद करना भी चाहिए। तो ये हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी आपकी √3/2, ठीक है, दो वैल्यू तो मिल गई। अब आते हैं tan 30 में, ठीक है। tan 30 एक ऐसा एंगल है ना, जिसकी मतलब इतनी ज्यादा बार पूछी जाती है, चाहे कोई भी मैथ का क्वेश्चन करो, अगर ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है तो tan 30 tan 60 आना चाहिए। अब बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, ठीक है ना। तो इसमें मैं एक कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ कि tan की जो ग्राफ होता है या tan की जो वैल्यू होती है ना, एंगल के साथ बढ़ती है, और खासकर 0 से 90 के बीच में, ठीक है ना। तो जैसे 30 है तो इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू कम होगी, और 60 है तो 60 की वैल्यू ज्यादा होगी 10 के लिए। तो अब आप खुद कंपेयर कर लो कि 1/√3 बड़ा है कि 1/√3 बड़ा है कि √3 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है √3 बड़ा है। तो √3 बड़ा है तो किसके लिए होगा, 60 के लिए होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे tan 30 क्या हो जाएगा, 1/√3। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता चल गई, हम एलएचएस में रख देते हैं, ठीक है ना। एलएचएस में रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × अब यहाँ पे दिया गया है कॉसेक 30 की वैल्यू हमने निकाल ली, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है ना, प्लस एक्स साइन 30 की साइन 60 आपका क्या है, √3/2, तो ये आपका √3/2 का स्क्वायर कर दीजिए, -3/4 एक्चुअली इक्वेशन बना हुआ है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हमें एलएचएस की जरूरत पड़ेगी नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते, ठीक है। तो 3/4 हो गया, और tan 30 की वैल्यू हमने निकाला है 1/√3, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर और इक्वल टू 10, एक इक्वेशन है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लेते, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, तो कितना हो जाएगा, 2 हो गया आपका, ये 2 हो जाएगा, ये आपका 2 का स्क्वायर 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो गया, प्लस एक्स हो गया, ब्रैकेट √3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे देखिए तो 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3/4, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, -3/4 इंटू ये हो जाएगा कितना, 1/3 इक्वल टू 10। और इसको सॉल्व करो, 3 से 3 कट गया, और कुछ तो कटने वाला दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 8 + x 3/4 -1/4 इक्वल टू 10, ठीक है। ये आ गया। जितने भी कांस्टेंट टर्म है ना, जैसे 10 है, 1/4 है, 8 है, सबको एक साथ ले लेते हैं, और जो वेरिएबल है उसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए, शिफ्ट कर देते हैं, तो शिफ्ट में देख के क्या क्या आता है आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा x 3/4 इक्वल टू 10 + 1/4 -8, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x 3/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 + 1/4, एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करोगे तो x × 3/4 ये हो जाएगा आपका 8, 9/4 हो गया। अब देखिए दोनों x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/4 इंटू 9/4 इंटू 4/3, ये हो जाएगा आपका 4/3,
3, 4 से 4 कट गया, ये आपका 3 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। x की वैल्यू 3 आ गई, यही पूछा गया क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो बहुत सिंपल सी बात थी कि इसमें डायरेक्ट ट्रिग्मेटिक रेशियो की वैल्यू पुट कर देते थे और सॉल्व करके इसका आंसर ला देते हैं। तो इस ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आने के भी पूर्व प्रबल संभावना है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्लास पे, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। इस क्वेश्चन में देखिए दिया गया है कि विद वर्टिसेस ए बी सी, मतलब एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक यहाँ पे मैं साफ साफ लिख रहा हूँ, विद वर्टिसेस ए बी एंड सी, ठीक है ना। ए बी और सी एक आपका ट्रायंगल है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, फिर देखते हैं क्या कंडीशन। इसमें फिगर दिया नहीं है क्वेश्चन में, आपको खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ। एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज ए सेंटर, ठीक है ना, सेंटर हमें लेना है किसको? ए को, बी को और सी को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिगर बना देते तो ज्यादा अच्छा रहता। फिगर नहीं बनाया तो फिर हम लोग खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब ए बी और सी को लेके हमें क्या करना है? ये तीनों सेंटर है और इसको लेके एक सर्किल ड्रॉ करना है आपको, ठीक है ना। विथ रेडियाई कितना? 14 सेंटीमीटर। तो सपोज करिए कि इसको एक सर्कल बनाते हैं ऐसा, यहाँ पे। इसको सेंटर के लेके एक सर्कल बना लेते हैं। ए बी आपका एक हो गया। इसको सेंटर लेके एक सर्कल बनाते हैं, इस तरह से 3 सर्कल बना लिए, ठीक है ना। और कंडीशन क्या दी है? रेडियाई सबका कितना होना चाहिए? 14। 14, ए बी आपका 14 होगा, ए बी आपका 14 होगा, ए बी 14 होगा और ए बी 14 होगा, ठीक है ना। तो तीनों सर्कल बन गया। अब ये तीनों सर्कल ने क्या है ना कि ट्रायंगल में कुछ पार्ट काट रहे हैं, ठीक है ना, कट कर रहे हैं। जैसे ये रीजन जो है ट्रायंगल का इसने काट दिया। ये भी रीजन क्या है? काट दिया, ठीक है। ये रीजन काट दिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए, आर्क ड्रॉन विथ रेडियाई 14 सेंटीमीटर एंड द थ्री पोर्शन, पोर्शन जो हमने काट दिया, थ्री पोर्शन ऑफ द ट्रायंगल सो ऑब्टेन्ड आर रिमूव्ड। अब इन तीनों पोर्शन को काट के हटा देना है। जो ये यहाँ पे तीनों पोर्शन दिख रहे हैं, ए, ये पोर्शन, ये पोर्शन, तीनों पोर्शन क्या है? एक पोर्शन ये हो गया, एक पोर्शन ये हो जाए, तीनों को काट के हमने रिमूव कर दिया फ्रॉम द एंगल, ठीक है ना। तो पोर्शन ऑफ ट्रायंगल सो ऑब्टेन्ड आर रिमूव्ड, फाइंड द टोटल एरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रायंगल। अब तीनों का एरिया निकाल के हमें ऐड कर लेना हो, ठीक है। तो जब सर्कल पढ़े थे ना, तो उसमें हमने आपको बताया था सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला। ये तो सेक्टर ही है ना, एक सेक्टर आपका ये हो जाएगा, एक सेक्टर आपका ये हो जाएगा, एक सेक्टर, तीनों सेक्टर ही है। तो सेक्टर का फॉर्मूला हमने बताया था एरिया का। और आपको अगर नहीं पता है तो मैं फिर से आपको क्या कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखिएगा, टोटल एरिया रिमूव बाय, टोटल एरिया रिमूव, या सीधे लिख दो टोटल एरिया, टोटल एरिया रिमूव। टोटल एरिया हमने क्या किया? रिमूव कर दिया। तो क्या करेंगे? एंगल ए अपॉन 360 डिग्री, एंगल ए अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है सेक्टर का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो एंगल ए के लिए हो गया, प्लस एंगल बी अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थर्ड क्या हो जाएगा? एंगल सी अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। सेक्टर के फॉर्मूले यही होते हैं। एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। तीनों का हमें एरिया क्या करना है? सम निकालना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लीजिए, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। तो जब कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। आया कि नहीं है? ध्यान से देखिए, तीनों एंगल का सम, ठीक है। क्या होता है बताइए? किसी भी ट्रायंगल में तीन एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं? 180 रख सकते हैं, ठीक है। रखते हैं इधर। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू 180, ठीक है। अब इसको जरा काट दीजिए तो ये आपका 2 हो गया। तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब इसमें हम आर की वैल्यू और पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1/2, 22/7, और आर कितना दिया है? 40, ठीक है। अब इसको जरा कट करिए तो 7 2 जा 14 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। अब 22 को 14 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा? ये आपका 8 हो जाएगा, और दो 308। और आपका यूनिट जो है किसमें दिया है? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया हमने क्या किया? रिमूव कर लिया। ध्यान से देखिए, ये एरिया हमने क्या किया? रिमूव कर लिया। कितना? 308। इसको मल्टीप्लाई करिए, 22 × 14 करेंगे तो 308 आ जाएगा। ये एरिया हमने क्या कर लिया? रिमूव कर लिया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है, और भी है, ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन भी है, और इसके बाद से सेक्शन सी आ जाएगा, तो हम और वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को एक बार मैंने कराया भी था, फिर से आपको बता दे रहा हूँ कैसे होगा, ध्यान से जरा समझ लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है, यहाँ पे इसमें क्या पूछा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ठीक है, अनशेडेड रीजन, ठीक है, कौन सा, देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज करने के लिए, अनशेडेड रीजन मतलब क्या है, ये वाला रीजन, अनशेडेड क्या है, ये रीजन, ठीक है ना, ये वाली रीजन, अनशेडेड रीजन पूछा गया। अब बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से अगर नहीं पढ़ेंगे तो सैडेड रीजन की प्रैक्टिस है उनकी, सैडेड रीजन ही सॉल्व कर, लेकिन इसमें क्या है, अनसैडेड। तो अनसैडेड रीजन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सैडेड रीजन तो निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपका फिगर में जो है ना, साइड जो दिया गया है, साइड जो दिया गया है आपका 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और दोनों साइड 14 सेंटीमीटर है, तो आमने सामने की साइड भी है, तो फिगर जो है, बड़ा वाला जो फिगर है, एक तरह से स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें एक काम करते हैं, आपको 4 सेमी सर्कल दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए, इसको मिला देते हैं, इस पॉइंट को, तो एक सेमी सर्कल ये हो गया, इस पॉइंट को मिला दीजिए, तो दूसरा सेमी सर्कल ये हो गया, इस पॉइंट को मिला दीजिए, ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, सेमी सर्कल हो गया, इस पॉइंट को मिला दीजिए, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल हो जाएगा। तो टोटल कितने सेमी सर्कल हो गए इसमें, कितने सेमी सर्कल हो गए, 4 सेमी सर्कल हो गए, ठीक है ना, 4 सेमी सर्कल हो गए, इसको भी मिला दो, ये इसको भी मिला दो, इसको भी मिला दो, इसको भी मिला दो, 4 सेमी सर्कल हो गए, ठीक है। और बीच में क्या है, एक स्क्वायर भी है, एक आपका स्क्वायर भी है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये आपका स्क्वायर भी है, और 4 सेमी सर्कल, ठीक है। तो अगर सैडेड यहाँ पे पूछा गया अनसैडेड, तो देखते हैं, एरिया ऑफ अनसैडेड अनसैडेड रीजन, एरिया ऑफ अनसैडेड रीजन क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, 4 सेमी सर्कल के एरिया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये तो हो गया, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना, कौन से स्क्वायर की बात करें, इस स्क्वायर की बात करें, एरिया ऑफ स्क्वायर, कौन से स्क्वायर की बात करें, इस स्क्वायर की बात करें, कौन से सेमी सर्किल की बात करें भाई, इस चारों सेमी सर्किल की बात करें, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो, 4 इंटू सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है उसका हाफ कर देते हैं, 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है भाई, स्क्वायर के एरिया जो भी साइड है उसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो अगर साइड हमने यहाँ पे कुछ भी अगर लेट कर लिया, तो उसका यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जो भी साइड आएगा उसमें रख देते हैं साइड का स्क्वायर, ठीक है ना, साइड का स्क्वायर होगा, ठीक है ना, सेमी सर्कल के एरिया प्लस साइड का स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए, अब पता करते हैं कि रेडियस क्या है और साइड क्या है, ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब जरा देखो, हम लेट कर लेते हैं कि इसका रेडियस जो है आर है, रेडियस क्या है, आर है, ठीक है ना, तो रेडियस आर है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आर हो गई, इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये भी आपका आर हो जाएगा, ये आर हो गया, ये आर हो जाएगा, ये आर हो गया, आपका ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर इसकी लेंथ, और ये आर। हमने लेट किया कि सेमी सर्कल का जो है रेडियस आर है, रेडियस हमने आर लेट कर लिए, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, रेडियस इक्वल टू आर लेट कर लिए। अब जरा ध्यान से देखिए, रेडियस हमने क्या किया, आर लेट कर लिया, ठीक है, तो रेडियस तो मिल गया हमारा आर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को भी मिला लेते हैं, इस पॉइंट को भी मिला लेते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आर प्लस आर। तो जरा इसको देखिए, टोटल डिस्टेंस इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट कितना है, 14 है, तो वही डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक भी होगा, तो आप लिख सकते हैं 14 इक्वल टू 3 + 3 प्लस कितने आर आ रहे हैं इसमें, एक आर, दो आर, तीन, चार, ठीक है ना, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, सबका सम क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए, 14 आ गया। अब इसको सॉल्व करिए जरा, तो 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 + 4 आर हो गया,
इसको इधर भेज दो। तो 14 - 6 करेंगे तो 8 हो गया, 8 इक्वल टू 4r। इसको काट दो 2, तो 2 इक्वल टू कितना हो गया r। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। r की वैल्यू कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो r 2 हो जाएगा। तो रेडियस मिल गया, रेडियस कितना हो भाई, रेडियस 2 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें साइड चाहिए स्क्वायर का, तो स्क्वायर के साइड क्या हो जाएगा भाई, साइड यहाँ पे निकाल लेते हैं। साइड आपका हो जाएगा r प्लस आर इक्वल टू 2r। और 2r इक्वल टू का मतलब कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। 2r का मतलब 4 सेंटीमीटर, 2 हमने रख दी। तो हमें यहाँ पे रेडियस मिल गया, साइड मिल गई, यहाँ रख देते हैं। तो 2 पाई की जगह पे रख दो, 22/7। आर आपका हो जाएगा 2। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, प्लस साइड का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। पाई की वैल्यू ऐसे ही रहने दो, तो इसको इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 8 पाई प्लस 16। कॉमन ले सकते हैं इसमें, चाहे जो भी कॉमन लेना चाहे ले सकते हैं, या ऐसे भी छोड़ दो, ठीक है ना। तो 16 प्लस 8 पाई, और यूनिट क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया यूनिट आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने क्या किया, अनसाइडेड रीजन का सॉल्यूशन बता दिया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो सेक्शन बी में इतने ही क्वेश्चन थे। इसके बाद से जो सेक्शन शुरू होगा वो आपका सेक्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी नेक्स्ट सेक्शन भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इस सेक्शन में आपका टोटल कितने क्वेश्चन है, आपने 5 क्वेश्चन दिया, 2 ऑप्शनल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं।